ग्लोबल वार्मिंग, जिसके साथ छेड़छाड़ करना मतलब अपनी तबाही खुद बुलाना। क्या हो अगर सौरमंडल से सूरज गायब हो जाए? तो इसी टॉपिक पर बनी हुई फिल्म आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत दिल्ली से होती है, जहाँ पर यूएन कॉन्फ्रेंस की बैठक में जैक सभी को लेक्चर दे रहा होता है। वो कहता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देश इस बात को इग्नोर करके अपनी इकोनॉमी पर फोकस करने के लिए बोलते हैं। बाहर जाके जैक की मुलाकात प्रोफेसर टेरी रैप्सन से होती है। टेरी रैप्सन काफ़ी फेमस ओशियनोग्राफर हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस बीच लोग अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहे थे। तभी अचानक से आसमान से बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरने लगे। इससे लोगों में हलचल मच गई। ये बर्फ़ के गोले इतने बड़े थे कि इनसे लोगों की मौत हो जा रही थी। अब अगले सीन में हम जैक को अपने बेटे सैम के साथ देखते हैं। सैम को एक क्विज कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाना है। उसके लिए जैक उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा है। वहीं स्पेस शटल से कुछ एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि अर्थ पर एक अजीब से तूफान का साइज अचानक से बढ़ने लगा था। इधर प्लेन में हम सैम को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड लारा और ब्रियान के साथ था। ये प्लेन तूफान में एंटर करता है और बुरी तरीके से फंस जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह से प्लेन वहाँ से सुरक्षित निकल जाता है। इधर स्कॉटलैंड वेदर रिसर्च सेंटर में हम देखते हैं टेरी को सिग्नल मिलते हैं कि समुंदर के कई सारे पार्ट में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। वो समझ जाता है कि जैक की थियरी सही थी। जब सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क सिटी में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं बड़ी संख्या में पक्षी किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है। चिड़ियाघर के भी जानवरों को आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। इधर क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहां पर कई सारे देशों के स्टूडेंट आए हुए थे। टेरी देर रात में जैक को कॉल करके बताता है कि उसकी थियरी बिल्कुल सही थी। अटलांटिक ओशियन में काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर गिर रहा है, जिसकी वजह से बहुत तबाही होने वाली है। जैक ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था ये तो 100-200 साल बाद होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजल्स में काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरने लगे थे और साथ ही पूरे शहर में बहुत सारे टॉर्नाडोर्स बनने लगे थे। इन टॉर्नाडोर से पूरे शहर में तबाही होने लगती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर इस रिपोर्ट को कवर कर रहे थे। इन्हीं के सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी इससे चकनाचूर हो जाती हैं। इधर एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें टॉम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, सभी साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट से बात करता है। कनाडा के पास भी इसी तरह की प्रॉब्लम है। साइबेरिया में एयर प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है। अमेरिका में लगातार तूफान का सिलसिला जारी है। अब जैक सभी को बताता है कि समुंदर का करंट बदल चुका है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड हो चुका है। इसी वजह से ह्यूमंस को वेदर में ढेर सारे बदलाव का सामना करना पड़ेगा। जैक टॉम से कहता है कि उन्हें गवर्नमेंट को अलर्ट करना पड़ेगा, लेकिन टॉम कहता है इसके लिए उन्हें सबूत लाने होंगे। जेनेस टकोड़ा, जो कि नासा की मेंबर है, वो उसे हेल्प करने का कहती है। इधर हम जैक की वाइफ लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। वो एक पीटर नाम के बच्चे का इलाज कर रही है, जिसे कि ट्यूमर है। जैक अपनी रिपोर्ट लेकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें बताता है कि वेदर काफ़ी भयानक तरीके से चेंज हो रहा है और कुछ दिनों में ये बहुत ही भयंकर हो जाएगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि उन्हें शहरों को खाली करा देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी वार्निंग को साफ साफ इग्नोर कर देता है। जैक का कहना है कि नॉर्दर्न स्टेट को सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इधर न्यूयॉर्क में सैम और उसके दोस्त जेडी के घर शेल्टर लेने आ गए थे, क्योंकि सभी स्टूडेंट स्कूल में फंस चुके थे। 3 चॉपर ब्रिटिश रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए भयंकर तूफान में निकल चुके थे, लेकिन अचानक से उनका फ्यूल और उनके चॉपर बर्फ से जमकर नीचे गिर जाते हैं और उनमें जो सोल्जर बैठे हुए थे वो भी जमकर बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं। टेरी ये खबर जैक को देते हुए बताता है कि टेम्परेचर -150 डिग्री क्रॉस हो गया है। जैक स्कॉटलैंड का डेटा देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये यूरिकन है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। इधर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगा था। अब वो सारे स्टूडेंट सड़कों पर निकल चुके थे और लोग पब्लिक लाइब्रेरी में शेल्टर लेने लगे थे। सारी टैक्सी रास्ते पर बंद पड़ी हुई थी।
इधर सैम, लोरा और उसके दोस्त भी पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लोरा देखती है एक टैक्सी में एक बच्ची फंसी हुई है, जिसे बचाने के लिए वो वापस जाती है। बहुत कम लोगों को अभी इस बात का अंदाजा है कि समुंदर का पानी सुनामी बनकर उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये पानी शहर के बीच से होता हुआ सभी को उसमें बहा ले जाता है। लोरा भी इस पानी की चपेट में आने वाली थी, लेकिन सैम समय पर उसे बचाकर लाइब्रेरी में ले जाता है। जैक टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहता है कि ये यूरिकन 24 घंटे में पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढक देगा। वो टेरी से कहता है कि वो स्कॉटलैंड से निकल जाए, लेकिन टेरी को पता है कि काफ़ी लेट हो चुका है। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग बच गए थे। लोरा सैम से उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। सैम फोन की तलाश में जाता है। इधर जैक अपनी वाइफ लूसी से मिलता है। ये लोग अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तभी उनके पास सैम का कॉल आता है और वो इन्हें बताता है कि वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ हैं। सैम पानी में डूबने लगा था। तब जैक उससे कहता है कि एक तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये इतना खतरनाक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देगा। वो उसे वार्न करता है कि वो किसी भी हालत में बाहर ना निकले और खुद को गर्म रखे। जैक सैम से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। सैम जैक की बात सुनते सुनते पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। अब वो पानी से बाहर निकलता है तो बुरी तरीके से कांपने लगता है। लोरा उसे गर्म करने के लिए गर्म कपड़े देती है और टाइट हग करती है ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आए। अब बाहर बर्फ पड़ने लगी थी। ये लोग तब हैरान हो जाते हैं जब एक बहुत बड़ा शिप उनकी लाइब्रेरी के सामने से गुजरता है। अब जब हालात दोबारा से बिगड़ने लगे थे तो जैक को प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। जैक उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये तूफान बहुत जल्द पूरे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को कवर करके बर्फ में जमा देगा। ये तूफान 8 से 10 दिन तक चलेगा। उसके बाद अर्थ धीरे धीरे खुद को बैलेंस करने लगेगा। जब जैक से पूछा जाता है हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो उन्हें बताता है कि जितना हो सके हमारे लोगों को साउथ की तरफ भेजा जाए। वाइस प्रेसिडेंट अब भी अपनी अकड़ पर खड़ा हुआ था, लेकिन बाकी प्रेसिडेंट उसकी बात से सहमत हो चुके थे। अब जैक मैप पर एक लाइन ड्रॉ करके कहता है लोगों को जितना हो सके ऊपर की ओर भेजा जाए और जो लोग नॉर्थ में हैं उनके लिए देर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि हम एक पागल साइंटिस्ट के कहने पर आधे देश को खाली नहीं करवा सकते, लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट साउथर्न स्टेट को इवाक्यूएट करने के लिए कहता है। इधर लाइब्रेरी में जब सभी लोग देखते हैं बाहर पूरी तरीके से बर्फ जम चुकी है और उस पर चलना पॉसिबल है, तो वो लोग शहर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। सैम सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि तूफान अभी भी बंद नहीं हुआ है। बाहर जाते ही तूफान उन्हें जमा देगा, लेकिन कुछ ही लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं, बाकी लोग बाहर निकल जाते हैं। जैक अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ता है, जहां पर उसके साथ उसके कलीग जेसन और फ्रैंक भी जाते हैं। अब यूएस के सभी लोग बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि बहुत जल्द तूफान यूएस को हिट करेगा। यहाँ लूसी का हॉस्पिटल भी खाली हो चुका था। लूसी की कलीग उसे हॉस्पिटल छोड़कर साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लूसी उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। इधर सैम और उसके दोस्तों ने लाइब्रेरी को गर्म रखने के लिए एक चिमनी में बुक्स को जलाना शुरू कर दिया था। बाकी जो भी लोग लाइब्रेरी से बाहर निकल चुके थे वो धीरे धीरे मरने लगे थे। इधर जैक की कार रास्ते में एक बस से टकरा जाती है। अब ये लोग उससे आगे पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जेसन अचानक से बर्फ के नीचे गिर जाता है। दरअसल ये लोग एक मॉल के ऊपर चल रहे थे, जिसका कांच टूटने की वजह से जेसन नीचे गिरता है। दरअसल ये तीनों एक रस्सी से कनेक्टेड थे। अब रस्सी के खिंचाव के कारण बाकी का कांच भी टूट सकता था और वो दोनों भी नीचे गिर सकते थे। इसीलिए जेसन उन दोनों को बचाने के लिए रस्सी काट देता है और खुद को मार देता है। जैक और फ्रैंक को इस बात का काफी दुख होता है। इधर लूसी, जो कि पीटर के पास थी, उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो देखती है तो बाहर एम्बुलेंस और उनकी टीम उन्हें लेने के लिए आ चुकी थी। उधर लाइब्रेरी में सैम देखता है कि लोरा को काफी तेज बुखार था। अब इस हालत में वो दोनों अपने दिल की बात बता देते हैं। मैक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट के अलावा सभी लोग पहुंच चुके थे। उन्हें न्यूज मिलती है प्रेसिडेंट, जो कि मैक्सिको की तरफ आ रहा था, वो स्टॉर्म में मारा गया। इधर अगले दिन लोरा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी।
सैम को पता चलता है लॉरा जब बच्चे को बचाने गई थी तो उसे चोट लग गई थी, जिससे उसे इन्फेक्शन हो गया और इस तेज बुखार का कारण इन्फेक्शन ही है। उसके इलाज के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन सैम कहता है बाहर जो शिप है उसमें जरूर मेडिसिन होंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट अर्थ का ये भयंकर नज़ारा देखते हैं और ये जेनेट को एक फ़ोटो भेजते हैं। जेनेट टॉम को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि ये तूफान बहुत बड़ा है, जिसने एशिया और यूरोप को ऑलरेडी कवर कर लिया है और 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को हिट करेगा। इधर बर्फ में चलते हुए फ्रैंक अचानक से बेहोश हो जाता है। इधर सैम और उसके दोस्त शिप में मेडिसिन ढूंढने के लिए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से ढक चुकी थी। उनके पीछे पीछे ही कुछ भेड़िए भी उस शिप के अंदर घुस जाते हैं, जो कि एक जू से भाग कर निकले थे। अब इन्हें शिप के अंदर मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन ये लोग भेड़ियों से घिर जाते हैं। अब ये लोग किसी तरह भेड़ियों से बचकर निकल जाते हैं। इधर जैक फ्रैंक को खींचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी वो देखता है एक बर्फीला तूफान जो कि उन्हें जमा देगा। अब वो फ्रैंक को एक छत से रूम में फेंकता है और उसके अंदर जाकर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर लेता है और उसमें आग जला देता है। इस तूफान के बीच जो भी चीज़ आती है वो बहुत तेज़ी से जम जाती है। सैम और उसके दोस्त लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और बहुत सारी किताबें आग में डाल देते हैं ताकि रूम का टेम्परेचर बढ़ सके। अब अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो वो देखता है वो जैक के साथ एक रूम में है। अब जैक एक बार दोबारा से उसे लेकर भारी तूफान में सैम को ढूंढने निकल पड़ता है, जहां वो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे लोग बर्फ से जमकर मर चुके थे। अब चलते चलते जब रात हो जाती है तो ये दोनों एक जगह पर कैंप लगाकर रुकते हैं। अब जैक से फ्रैंक कहता है कि उसे लगता है सैम अभी तक बच नहीं पाया होगा। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि अब धीरे धीरे तूफान क्लियर होने लगा था। अब सुबह जब जैक और फ्रैंक अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मौसम साफ हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी बर्फ की चादर में पूरा शहर दबा हुआ था। वहीं वो शिप भी बर्फ के अंदर दबा हुआ था। ये लोग अपनी डिवाइस की मदद से आगे जाते हैं, जहां उन्हें वो लाइब्रेरी मिलती है जो कि बर्फ के अंदर दबी हुई थी। अब ये लोग अंदर जाते हैं जहां पर सैम और उसके दोस्त सेफ थे। जैक अपने बेटे को हक करता है। दूसरी तरफ टॉम अपने नए प्रेसिडेंट रीमंड को बताता है कि उन्हें जैक के सिग्नल से रिसीव हुआ है। इसे सुनकर वो खुश होता है और टीम को उन्हें बचाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मौसम अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। साथ ही नया प्रेसिडेंट होने के नाते वो एक स्पीच देता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है कि उसने वार्निंग को सीरियस नहीं लिया। वो कहता है हम जिन देशों को अपने आगे छोटा समझते थे उन्होंने ही समय आने पर हमारी हेल्प की। उधर टॉम चॉपर लेकर जैक और बाकी लोगों के पास पहुंचता है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद सभी लोग चॉपर में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं ढेर सारे लोग अब भी जिंदा थे और अपनी बिल्डिंग पर खड़े थे, जिन्हें लेकर बाकी चॉपर आते हैं। अब सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि उन्हें अर्थ आज तक इतनी साफ कभी नहीं लगी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।